जनहित में अब बिहार का रुख कर लेते हैं, जहां इन दिनों चुनाव से पहले मतदाता सूची पर तनाव है। चुनावी मौसम में बिहार की मतदाता सूची की समीक्षा का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये विपक्ष को रास नहीं आ रहा। चुनाव आयोग के अभियान को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी भी मिल चुकी है, लेकिन विपक्ष है कि चुनाव आयोग पर कीचड़ उछालने से बाज नहीं आ रहा। सवाल है कि क्या बिहार में वोटर लिस्ट की जांच और सुधार से बीजेपी को मुनाफा होने वाला है? क्या इससे विपक्ष को घाटा होने वाला है? इसीलिए इतना शोर, क्या इसी डर से इस पर इतना सियासी संग्राम मचा हुआ है? इन तमाम सवालों के जवाब आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे अंकगणित और अनुमान के जरिए रखूंगी जिनसे आप बिहार में चुनाव पूर्व विपक्षी खेमे में तनाव की वजह साफ साफ समझ जाएंगे। लेकिन उसके पहले आप बिहार में चुनाव आयोग की कवायद पर विपक्ष के सबसे नए आरोपों के बारे में जानिए। एक और राज्य के मतदाताओं की जांच पड़ताल जारी है, बीएलओ घर घर जाकर गणना फॉर्म भरवाने में जुटे हैं, और दूसरी ओर विपक्ष के नेता बार बार इस सुधार अभियान को वोटबंदी और चुनाव चोरी जैसे शब्दों से नवाज रहे हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी चुनाव आयोग को बीजेपी का अंग करार देते हैं। विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी चुनाव आयोग की तुलना गोदी आयोग और भाजपा आयोग से करती है। विपक्ष के इन आरोपों पर सत्ता पक्ष क्या कह रहा है, इसे सुनने से पहले आज राहुल गांधी ने ओडिशा की रैली में क्या कहा है, वो जानिए। इलेक्शन कमीशन ने नई साजिश शुरू की है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का अंग का काम कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच में 1 करोड़ नए वोटर आ गए। आज तक किसी को नहीं मालूम ये वोटर कौन थे और कहां से आए, और जो चोरी महाराष्ट्र में हुई वही चोरी फिर से ये लोग बिहार में करने जा रहे हैं। कल मैं बिहार गया, इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ हमने कहा कि बिहार में हम इलेक्शन कमीशन को बिहार का चुनाव चोरी नहीं करने देंगे, बीजेपी को चुनाव नहीं चोरी करने देंगे। आपको बताते चले कि जिस ओडिशा में राहुल गांधी ये बयान दे रहे थे, साल 2000 के बाद उस ओडिशा में कांग्रेस पार्टी कभी जीत ही नहीं पाई है। पहले बीजू जनता दल की सरकार रही और उसके बाद कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर बाजी मार ली। 2024 में जब लोकसभा के साथ ही चुनाव हुए थे, वहां पर ये सवाल राहुल गांधी की ओर से खड़े किए गए हैं, जहां पर 25 सालों से वो सत्ता से बाहर हैं। उधर महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोपों को चुनाव आयोग पूरी तरह से खारिज कर चुका है। अब बिहार चुनाव से पहले ही एक बार फिर राहुल गांधी ने ऐसे ही आरोप दोहराए हैं, जिसे एनडीए ने उनके ज्ञान की कमी का सबूत बताया है। क्या कहना है तेजस्वी यादव का? सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसको तो मानेंगे आप? राहुल गांधी जी आप बताइए, इन नेताओं की आस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी नहीं है, और ये कहना गलत नहीं होगा। जोर का झटका लगा है, धीरे से लगा है, आगे भी लगेगा, क्योंकि जो पार्टी जो नेता निर्वाचन आयोग में आस्था नहीं रखेगी उसको ऐसे ही जनता भी और सभी समाज के वर्ग जवाब देते रहेंगे। माननीय राहुल गांधी जी चुनाव आयोग पर अगर साजिश का आरोप लगा रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचारण चल रहा है, तो मामला जब विचारण में है तो इस ढंग की टिप्पणी करना राजनीतिक मर्यादा नहीं, न्यायिक ज्ञान की कमी को दर्शाता है। देश की सबसे बड़ी अदालत में कल ही बिहार में जारी मतदाता सूची समीक्षा अभियान के खिलाफ विपक्षी दलों और कुछ निजी संगठनों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी, लेकिन इस दौरान ये काम रुकेगा नहीं। सच यह है कि चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम बेहद तेजी से हो रहा है। आयोग के मुताबिक आज शाम 6 बजे तक बिहार के कुल 7,89,69,844 मतदाताओं में से 5,87,49,463 मतदाताओं के गणना फॉर्म जमा किए जा चुके हैं। इस तरह से राज्य के 74% से ज्यादा वोटर्स इस वेरिफिकेशन ड्राइव में हिस्सा ले चुके हैं। बाकी मतदाताओं के लिए भी 15 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन चुनाव आयोग का मानना है कि अंतिम तिथि यानी 26 जुलाई से काफी पहले ही ये काम पूरा कर लिया जाएगा। नियम कायदे में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेजों की सूची में आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को भी शामिल करने का सुझाव दिया,
जिसे दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत करार दे रहे हैं, लेकिन सही मायने में इसे विपक्ष के लिए जीत जैसी कोई बात दिखाई नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के ये इसको रोकने का जो प्रोग्राम था उसको सिरे से खारिज किया। विपक्ष के लिए झटका इसलिए है कि उनके द्वारा दिए गए आर्गुमेंट जो थे उसको निरस्त न करने का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने किया। बहस के दौरान जो सवाल तेजस्वी जी खड़े कर रहे थे, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सबको मान्य होना चाहिए, समय ज्यादा देना चाहिए, ये सब पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से बहस के दौरान जिक्र किया है। ये बात हर किसी को पता होनी चाहिए कि आधार कार्ड सिर्फ पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने इसे जन्म तिथि और जन्म स्थान के प्रमाण के तौर पर नहीं माना है। हालांकि गणना फॉर्म में मतदाताओं के लिए आधार नंबर भरने का कॉलम है, लेकिन ये वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं। लेकिन बिहार से आ रही खबरों के मुताबिक अगर बीएलओ मतदाताओं से आधार नंबर अनिवार्य रूप से भरने पर जोर दे रहे हैं, जबकि सच ये है कि इस पर अभी चुनाव आयोग ने कोई फैसला ही नहीं लिया है। इसी बीच सीमांचल के किशनगंज और पूर्णिया से कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो राष्ट्रीय चिंता का विषय हो सकती हैं। खबर है कि सीमांचल के जिलों में अचानक आवास प्रमाण पत्र के आवेदनों की बाढ़ आ गई है। जुलाई के पहले हफ्ते में अकेले किशनगंज में ऐसी 2 लाख से ज्यादा अर्जियां मिली हैं। अब सवाल यह है कि ये लोग हैं कौन? कहीं ये विदेशी घुसपैठियों तो नहीं, जिसकी आशंका बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और मंत्री भी जता रहे हैं। पूर्णिया के इलाके में और किशनगंज में आपको मैंने बताया कि जहां आवासीय प्रमाण पत्र पिछले 8 दिनों में 10 गुना अधिक बढ़ा है, इसका जांच सरकार भी कर रही है और निर्वाचन आयोग भी जांच कर रही है कि इतने लोग अचानक आवासीय प्रमाण पत्र कहां से लेने के लिए आ गए। कहीं ये बांग्लादेशी तो नहीं है, इसका जांच होगा। 1 लाख से ज्यादा तो आवासीय प्रमाण पत्र के लिए अररिया में आवेदन किए हैं इस 3-4 महीना के अंदर में। फर्जीवाड़ा है तभी तो ये चल रहा है ना। वहाँ कुछ न कुछ बाहरी तत्व आते हैं, घुसपैठिए हैं, और उसको तो हर हाल में चिन्हित करके हटाने की जरूरत है। बिहार के सीमांचल में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के बसने और बसाने की खबरें अक्सर सामने आती रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि सीमांचल में कितने घुसपैठिए हो सकते हैं। इसका जवाब आपको बताएं उससे पहले आप बिहार के नक्शे में सीमांचल कहां है उसे देखिए। इस इलाके में बिहार के 4 जिले आते हैं। ये जिले हैं किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया, जो नेपाल और बांग्लादेश के बेहद करीब हैं। 2019 के गृह मंत्रालय के एक अनुमान के मुताबिक बिहार में करीब 10 लाख घुसपैठिए हो सकते हैं, जिनके मोटे तौर पर सीमांचल में ही होने की बात कही जाती है। सीमांचल में कितने घुसपैठिए हैं और उनमें से कितनों के पास आधार और राशन कार्ड हैं, इसका कोई सटीक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन बाकी बिहार की तुलना में इस इलाके की आबादी में बढ़ोतरी और डेमोग्राफी में काफी बड़ा बदलाव वाकई चिंताजनक है। 2011 में सीमांचल के किशनगंज की कुल आबादी 16,90,948 थी, जो चुनाव आयोग के मुताबिक अब 19,95,875 होने का अनुमान है। पिछली जनगणना में कटिहार की कुल आबादी 30,68,149 थी। 2025 में अनुमान के मुताबिक 35,95,694 हो चुकी है। 2011 में पूर्णिया की कुल आबादी 32,73,127 थी, जो अब 37,40,969 तक पहुंचने का अनुमान है। पिछली जनगणना के वक्त अररिया की कुल आबादी 28,06,200 थी, जो चुनाव आयोग के मुताबिक अब 33,73,421 हो चुकी है। सीमांचल की मुस्लिम आबादी की बात करें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक किशनगंज में करीब 68%, कटिहार में 44.5%, अररिया में 43% और पूर्णिया में 38.5% मुसलमान थे। पूरे बिहार में 2011 की जनगणना के मुताबिक 17% मुस्लिम आबादी थी, लेकिन सीमांचल में मुसलमानों की आबादी 47% थी। एक और बड़ी बात यह है कि 1951 से 2011 के बीच पूरे बिहार में मुसलमानों की हिस्सेदारी जहां 4% बढ़ी है, वहीं सीमांचल में ये आंकड़ा करीब 16% का रहा है। अभी नई जनगणना होनी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमांचल की डेमोग्राफी में बीते 1.5 दशक में
और तेजी से बदलाव की आशंका है। इसकी सबसे बड़ी वजह बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ मानी जाती है, जिनके पास आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड होने की बात भी कही जाती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में इन अवैध नागरिकों के नाम कटने का अंदेशा है, और क्या यही डर है जो इस वोट बैंक के लाभार्थियों को घाटे की चिंता सता रही है। कल जनहित में मैंने बिहार की एक खबर दिखाई थी। उस खबर में 90 के दशक के एक कथित विवादित नारे भूरा बाल साफ करो का जिक्र था। आज सुबह से उस खबर को लेकर मुझे सोशल मीडिया पर आरजेडी से जुड़े कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि लालू यादव ने कभी ऐसा नहीं कहा। खुद लालू अपनी आत्मकथा में भी यही बात लिखते हैं कि उन्होंने कभी भूरा बाल साफ करो वाला बयान नहीं दिया। लेकिन अब मैं आपको एक किताब मेरे हाथ में है, आप इसे गौर से देखें, जिसका जिक्र मैंने कल भी किया था। कितना राज कितना काज, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह इसके लेखक हैं। इस किताब के पेज नंबर 73 पर वो जो लिखते हैं वो मैं आपको पढ़कर सुना देती हूं, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। हालांकि ये बात खुलेआम तो नहीं कही गई, लेकिन बताया जाता है कि लालू ने सवर्ण जाति के खिलाफ एक आपत्तिजनक नारा तैयार किया था, भूरा बाल साफ करो। लालू के प्रमुख सलाहकार और पूर्व सांसद रंजन यादव इसकी पुष्टि करते हैं कि वीपी सिंह के मंडल कमीशन लागू करने के बाद लालू यादव ऊंची जाति की आलोचना करने के लिए इस शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया करते थे। मैं ये नहीं कह रही कि ये बिहार के एक बड़े पत्रकार अपनी किताब में लिख देते हैं, और इस किताब की बात तो छोड़ भी दें। मंगलवार को आरजेडी विधायक की मौजूदगी में मंच पर आरजेडी के नेता ने क्या कहा। हमारे लालू जी जिन्होंने कहा था कि भूरा बाल साफ करो, अब फिर वही समय आ गया है। ये शब्द मेरे नहीं हैं, आरजेडी विधायक के मंच से आरजेडी के एक नेता का है। सुनिए। हमारे लालू जी जो शुरू में बोले थे कि भूरा बाल साफ करो, वही समय आ गया है, फिर वही समय आ गया है। नेताजी 90 के दशक का याद दिलाते हैं। वो बोलते हैं लालू जी ने कहा था भूरा बाल साफ करो, और अगर मीडिया और मेरे जरिए वो खबर लोगों तक पहुंच रही है तो फिर सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वालों की एक बड़ी आबादी आ जाती है। क्या आप सच जानना और सुनना नहीं चाहते हैं? हो सकता है कि 90 से इतर आज का दौर बिल्कुल अलग हो, लेकिन इतिहास के पन्नों को टटोलना, खंगालना बेहद जरूरी होता है। सोशल मीडिया पर सवाल उठाने वालों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि नेता का बचाव करना आपका काम है। आप उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उस धर्म को आप निभाते रहिए, लेकिन जो सच है उसको स्वीकार करने का साहस भी दिखाइए।